हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेशमी एजुकेशनल सोसाइटी। ये क्लास 10th का चैप्टर थर्ड है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम लोग ऑलरेडी दो चैप्टर पढ़ चुके हैं, चैप्टर थर्ड है और ये क्लास 10th का है। आई थिंक इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। फर्स्ट टर्म क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। पहले तो ये समझ लें कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो जो लोग पोलिनोमियल पढ़े होंगे, पोलिनोमियल जो लोग भी पढ़ा होगा, पोलिनोमियल में ना हम लीनियर का यूज़ किए थे कहीं पे, लीनियर, क्वाड्रेटिक, ठीक है, इसी तरीके से बाई क्वाड्रेटिक, है ना। तो हम लोग लीनियर का यूज़ किए थे। तो लीनियर यदि याद होगा किसी को, तो लीनियर हम उसको बोले थे जहाँ पे वेरिएबल का डिग्री क्या था, जहाँ पे वेरिएबल का डिग्री 1 था, उसको लीनियर बोले थे। क्वाड्रेटिक बोले थे जिस जहाँ पे वेरिएबल का डिग्री जो था 2 था। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। लीनियर का मतलब यही होता है कि डिग्री क्या है, 1, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन क्या हो गया, एक ऐसा इक्वेशन, ठीक है, जिसका डिग्री 1 हो। क्या हो, डिग्री 1 हो, ठीक है। लीनियर इक्वेशन समझ गया। लेकिन इसमें दिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो इसके बाद समझो कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या है। तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कहने का मतलब कि जैसे कि ऊपर हम लोग इसका एग्जांपल देखें तो हम कुछ भी बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल में, जैसे कि x+4 इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन यदि दोनों को कंबाइन करके हम लिख दें, जहां पे दो वेरिएबल हो, एक ही, ठीक है ना, जहां पे एक ही इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल हो, उसी को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और सब लीनियर होना चाहिए। लीनियर का मतलब कि दोनों वेरिएबल का पावर भी डिग्री 1 होना चाहिए। जैसे कि x+2y=4, या 2x+4y-4=0, x-y=0। तो ये सब क्या है, ये सभी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। लेकिन ये नहीं होगा x² + y=0, क्योंकि यहाँ पे ये x जो है एक वेरिएबल हमारा लीनियर है, लेकिन दूसरा वेरिएबल क्या है, लीनियर नहीं है। तो इसलिए ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो मेन जो समझना चाह रहे हैं हम कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। हम लीनियर इक्वेशन समझ गए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझ गए, लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं समझे। पेयर मतलब क्या होता है, दो। पेयर मतलब क्या होता है, दो, यानी कि जोड़ा। तो जहां पर भी, मतलब कि हम क्या करें, पेयर का मतलब सिंपली बोलने का मतलब ये हुआ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के दो लीनियर इक्वेशन का पेयर बना लो। तो ये दोनों आपस में क्या है, लीनियर इक्वेशन है। दोनों को एक साथ लिख देंगे तो बोल देंगे ये दोनों क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो यहां से हम इसको क्या बोल सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि दो लीनियर इक्वेशन को जब हम ले लेंगे एक साथ तो उसको बोल देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। हम इन दोनों को भी साथ में ले सकते थे, चाहे हम इसको और इसको भी साथ, किसी दो लीनियर इक्वेशन को जब हम एक साथ पेयर बना दें, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जनरली किस तरीके से दिखता है, ठीक है, एक बार उस पर चर्चा कर लें, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, तभी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर पाएंगे। यानी कि दो पेयर लेना है लीनियर इक्वेशन का। तो लीनियर इक्वेशन हम मान लेते हैं a1x प्लस b1y, है ना, प्लस c1=0। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2=0।
तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि दोनों ही लीनियर इक्वेशन है और दोनों का जब एक साथ लेंगे आगे चल के समझेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम दो वेरिएबल लिए हैं और दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन एटलीस्ट हमें चाहिए ही होता है। तो उस तरीके का कुछ रिलेशन है जिसके कारण से हम क्या करते हैं कि अपना ये दो लीनियर इक्वेशन का लेना एक साथ में जरूरी हो जाता है। ये दोनों आपस में क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 कांस्टेंट है, x y क्या है, वेरिएबल है, लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से जनरली लीनियर इक्वेशन होते हैं। बाकी आगे चल के देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्या हमें है। मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि जो लीनियर इक्वेशन हम लिखे थे ये, इनको सॉल्व करने का क्या मेथड होता है। तो इनके सॉल्व करने का तीन मेथड होता है। पहला मेथड क्या होता है, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है एक तरीके से बोल देना तो अलजेब्रिक मेथड बोल सकते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, दो तरीके होते हैं, लेकिन हम यदि अलजेब्रिक मेथड हमको लगता है कहीं बहुत बुक में नहीं मिलेगा तो हम टोटली एक्सपेंड करके लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि पहला तो ग्राफिकल हो जाएगा, दूसरा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाएगा, और जो तीसरा हो जाएगा और लास्ट एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, हम एक और मेथड है जिसका नाम नहीं लिए हैं, इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि उसको हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, वो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई वाला क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। उसको इसलिए नहीं पढ़ना है, वो काफ़ी लेंदी मेथड होता है और टाइम में लेता है। ठीक ना, तो उसको नहीं पढ़ना होता है। तो ग्राफिकल मेथड में देखो, ग्राफिकल मेथड हुआ, सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ, एलिमिनेशन मेथड हुआ, इन सबको हम पर्टिकुलरली अभी डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, PYQ लेकर आते हैं, हम PYQ को सॉल्व करवाते हैं। उसी में क्वेश्चन आएगा ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का, तो उस टाइम हम ये मेथड अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अभी टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। तो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हमें क्या जानना है। तो ये समझ में आ गया। ठीक, तो नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी। सॉल्वेबिलिटी की क्या कंडीशन होती है। तो अभी हम लोग देखें कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरीके से था हमारे पास, c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थे। तो यहाँ से तीन हमें केस देखने के लिए मिलता है। ठीक ना, तीन केस देखने के लिए मिलता है कुछ। तीनों केस हम क्या करते हैं कि सेपरेट कर लिए। ठीक है ना, देखिए, तो पहला केस है और यहाँ केस 2 देखेंगे और यहाँ केस 3 देखेंगे। तो फर्स्ट केस जो हमारा है कि यदि कलर चेंज कर लेते हैं, फर्स्ट केस देखो क्या है, यदि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक, दूसरा केस हम क्या लेते हैं कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। और थर्ड केस हम लेते हैं कि a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, लेकिन 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 c1 बाई c2 इज नॉट इक्वल। ठीक है, ये तीन केस लेते हैं और इन तीनों केस को देखकर, समझकर, पढ़कर हम एक कंक्लूजन पर आते हैं। कंक्लूजन क्या है कि यदि ये वाला केस 1 वाला सेटिस्फाई कर रहा है, कुछ इस तरीके का लीनियर इक्वेशन में दिख रहा है हमें इनमें, इनके साथ, तो हम बोल देते हैं कि इक्वेशन कैसा है, हम बोल देते हैं कि इक्वेशन जो है हमारा वो कैसा है, कंसिस्टेंट है। क्या है,
कॉन्सिस्टेंट विथ यूनिक, कॉन्सिस्टेंट होता है और सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन। ये हो तब पर भी हम बोल देंगे कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट होता है। अच्छा, अभी कंसिस्टेंट का मतलब बहुत लोग नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अच्छा यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन सबको समझ में आ रहा होगा। और इसको हम बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट, और इसको हम बोल देते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंसिस्टेंट का मतलब बहुत को नहीं समझा। कंसिस्टेंट मतलब होता है कि जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे, यदि इक्वेशन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगा जिसका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो उसके सॉल्यूशन होंगे और यूनिक सॉल्यूशन होंगे। लेकिन जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आ गया, तो दोनों लाइन जैसे ग्राफ में तुम ड्रॉ करोगे ना, तो दोनों लाइन एक के ऊपर कोइंसाइड कर जाएंगे, एकदम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप, तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा। तो उस केस में सॉल्यूशन तो आएगा। और कितने सॉल्यूशन आएंगे भाई, क्योंकि हम जैसे पता है कि जब कभी भी दो ग्राफ का हम सॉल्यूशन करते हैं, तो जहाँ पे दोनों ग्राफ कट करता है वो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो ये तो पूरा ग्राफ ही ओवरलैप कर गया, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कंसिस्टेंट मतलब समझ में आ गया। और ये वाला जो केस आता है ना, ये वाला केस पैरेलल वाला केस है। कौन सा केस है, ये पैरेलल वाला केस है, थर्ड केस, ठीक है। तो थर्ड केस हमारा किसका है, पैरेलल वाला केस है थर्ड केस, ठीक है। तो अब आई थिंक कि हम लोगों को अब क्वेश्चन के ऊपर चलना चाहिए, है ना। बाकी मेरे को नहीं लगता है कुछ अब बचा हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ हम बता दिए कि कौन किसका केस है, पैरेलल वाला। अच्छा, इसमें बाकी जो छोटा वोटा होगा वो सब हम लोग कवर कर लेंगे क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। Here our first question, the pair of lines represented by the linear equation, लीनियर इक्वेशन हमें दे रखा है दो, और हमसे बोल रहे हैं पेयर ऑफ लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें ऑप्शन देखकर समझ में आ रहा है कि जो अभी हम तुरंत पढ़कर आए हैं, ये a1/a2 कुछ करके इस तरीके से b1/b2 c1/c2 वाला, कुछ उस तरीके के इधर काम, ये वाला कुछ इधर अप्लाई करना है हमें। अभी तो देख कर यही समझ में आ रहा है। तो वही चीज़ हम इधर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखते हैं a1/a2 लिखते हैं पहले। तो a1 क्या है, मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये वाला, ठीक है। और इक्वेशन 2 इसको मान लेते हैं हम। तो a1 लिखने की कोशिश करें तो डायरेक्ट लिखते हैं। a1 क्या हो जाएगा, 3x का कोफिशिएंट, बाई a2 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद b1 अभी इक्वल टू नॉट इक्वल टू कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, पहले लिख लेते हैं गैप दे के बीच में। फिर b1 क्या है 2, b2 क्या है 8। अच्छा, ये जो है ना 7, इसको तुम थोड़े से एक्सपैंड करो तो प्लस 2y इक्वल टू 7 है, तो 7 को इस साइड लाओ, 3x प्लस 2y। कभी भी सॉल्व करना है एक साइड कर लेना है, और इसमें तो ऑलरेडी दे रखा है 4x प्लस 8y माइनस 11 इक्वल टू। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके कभी भी a1/a2 और b1/b2 में लिखना है, ठीक है। इस फॉर्म में लाके इक्वल टू 0 कर देना। तो ये हो गया, तो 2/8, और लास्ट में क्या हो जाएगा -7/-11। तो यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि तीनों ही आपस में, इसको कट भी करोगे तो 2 4 जा, तो ये 1/4 समथिंग आएगा, तो 1/4 इसको लिख देते हैं, ठीक है। फिर भी तीनों आपस में नॉट इक्वल है, तीनों नॉट इक्वल है, तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए, तो हमें तीसरा का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि कॉन्सिस्टेंट है, मतलब कि सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब कि लाइन इंटरसेक्टिंग होगा। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, ठीक है। 3 केस था जिसमें हमारे पास कि थर्ड वाला तो हम बोल दिए पैरेलल वाला केस, जैसे लाइन है दोनों पैरेलल है, कभी कट नहीं करेगा, तो थर्ड वाला इनकंसिस्टेंट, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा।
मेनी सोल्यूशन किस में था, जब लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, तो इसमें क्या हुआ था, मेनी सोल्यूशन, ठीक है, जिसमें यूनिक सोल्यूशन था ना, जैसे कि दो लाइन कहीं कट कर दिया इस तरीके से, तो ये तो यूनिक सोल्यूशन हो गया। ऐसा थोड़े कि लाइन यहाँ आके कट कर देगा, कहीं और कट कर देगा, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। वो कैसा लाइन होता है, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, ठीक है जी। इसको हम ग्राफ ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है। यदि ऐसे नहीं पता चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम इसका ग्राफ सिंपली ड्रॉ करके भी देख सकते थे। कैसे, देखो हम एक्स वाई दोनों में से लिख लेते हैं, ठीक है। पहले इसका तो हम क्या करते हैं कि एक बार x को 0 पुट करेंगे, एक बार y को। x को 0 पुट करोगे तो y क्या आएगा, या फिर उतना टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तुम इसको ट्राई करते रहना, यदि सबको आता है ये चीज़, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट पता चल रहा है a1/a2 करके। हम ये ट्रिक जो है, ये चीज़ अभी पीछे तुरंत इसीलिए पढ़ के आए हैं कि एग्जाम में MCQ में टाइम बचे हमारा, जहाँ प्लॉट करने के लिए ऑफकोर्स पूछता है, वहाँ प्लॉट करेंगे हम। और वहाँ यदि किसी को प्लॉट करने नहीं आता होगा तो वहाँ वो सीख भी लेगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को प्लॉट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द पेयर ऑफ इक्वेशन y = 2 एंड y = -3 हैज़, कितने सोल्यूशन होंगे। तो एक चीज़ बताओ मेरे को, दो लाइन है हमारे पास, y = 2 और y = -3। यदि तुम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो, कुछ इस तरीके से होगा ग्राफ। अरे इस तरीके से होगा, कोई दिक्कत नहीं। y = मान के चलो कि 1 इधर है, 2 इधर है, 3 इधर है ना, और इधर -1 -2 -3। यदि हम इस लाइन को बनाने की कोशिश करें तो एक तो y = 2 है, तो y = जो 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, -2 है, -3 है। जो y = 2 है तो y = 2 से कुछ इस तरीके से पास होगा लाइन, कोई दिक्कत नहीं। और जो y = -3 है वो इस तरीके से जाएगा। तो ये दोनों लाइन आपस में क्या देखकर समझ में आ रहा है, पैरेलल है। दोनों दोनों ही x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। दोनों ही लाइन क्या है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो बोथ लाइन क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस। ये वाला भी लाइन इसके पैरेलल में है, ये वाला लाइन भी इसके पैरेलल में है। तो जब दोनों पैरेलल में है तो दोनों के सोल्यूशन नहीं होंगे, तो नो सोल्यूशन। क्योंकि कहीं इंटरसेक्ट करेगा या एक दूसरे को ओवरलैप करेगा तभी तो सोल्यूशन होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस इज, तो ये भी सेम अभी जो पढ़ के आए उसी के ऊपर है। इसका भी a1/a2 b1/b2 लिखो। तो देखो यहाँ पे 3x/3/2x है, ठीक है, प्लस 5/3y -7 = 0। क्या बोलें, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, -7 इधर ला देना है, = 0 कर देना है। 9x + 10y - 14 = 0। तो अब हमें a1/a2 लिखो, तो 3/2/9 = अगर अभी नॉट इक्वल टू तो लगाने की जरूरत नहीं है, वो बाद में हम देख लेंगे, बीच में गैप छोड़ देते हैं। फिर 5/3/10, फिर लास्ट में -7/14। अब क्या करते हैं, इसको काट पुट के एकदम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ला देते हैं। तो ये तो मेरे को कट जाएगा, ठीक है, 3 3 जा, तो ये कुछ 1/6 दिखेगा हमें, 1/6। ये देखो 5 2 जा, तो ये भी 1/6 दिखेगा, और ये 7 2 जा, ये माइनस माइनस कट गया, ये 1/2 दिखेगा। तो ये तो आपस में इक्वल है, लेकिन ये नॉट इक्वल है। तो ये किसका केस होता था, ये कुछ इस तरीके का हो गया, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये लास्ट केस हम पढ़े थे, कौन सा केस था, इनकंसिस्टेंट वाला, जिसमें हम क्या बोलें कि नो सॉल्यूशन होता है। क्यों नो सॉल्यूशन होता है भाई, क्योंकि इसमें जब तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, इसका ग्राफ कैसा देता है, पैरेलल लाइन आता है। कैसा लाइन आता है, पैरेलल लाइन आता है। यदि तुम इसका ग्राफ यदि ड्रॉ करके चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, इन दोनों का ग्राफ कभी कट नहीं करेगा और एक दूसरे के पैरेलल में आएगा।
ठीक है, एक दूसरे के हमेशा पैरेलल में आएगा, दैट्स वाई इसका इनकंसिस्टेंट होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, find whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। ठीक है, तो हमें भी ये पता करना है कि वो लाइन क्या है क्या नहीं है, पैरेलल है। ठीक है, तो पहले सिंपल हम a1/a2 उस तरीके से फाइंड करेंगे। तो a1/a2 क्या लिखने की कोशिश करें, तो 3/6 1/2, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लें तो -7 आ जाएगा, अंदर में आएगा तो -7/-8। तो ये भी 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया। ठीक है, 3 2 जा 6, और ये माइनस माइनस कट गए, 7/8 ही रहा ये। तो ये तो नॉट इक्वल रहा, लेकिन ये आपस में इक्वल हो गया। ये किस तरीके का दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये किसका केस होता था, इनकंसिस्टेंट का केस होता था। इनकंसिस्टेंट यानी कि नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन यानी कि कैसा लाइन, पैरेलल लाइन, कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं यहाँ से कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये कैसा लाइन है, तो 10 यहाँ से बोल सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज पैरेलल लाइन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब तक तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, फाइंड whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। सेम काम करना है, तो आई थिंक ये तुम्हें हम होमवर्क में दे दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। मैं तुम्हें आंसर बता देता हूँ, सिंपल दिख रहा है ये 3/3/2 कटेगा, लेकिन नॉट इक्वल दिख रहा है इधर। यहाँ तो पहला ही सीधा ही दिख गया कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ से क्या दिख रहा है हमें, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि लाइन जो होगा इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो इसको तुम SW में कर लेना अच्छे से a1/a2 लिख करके, बाकी यही इसका सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा। फाइंड वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। पता करना है इसको सॉल्व करके 1/a2 करके, ये पेयर ऑफ लाइन जो है वो पैरेलल होगा कि कोइंसिडेंट होगा। फिर से काफ़ी इजी क्वेश्चन आ गया। तो हम क्या करेंगे भाई, हमें अच्छा इसको लिखने का तरीका समझ लो किस तरीके से। पहले a1/a2 निकालेंगे, तो a1/a2 क्या हो जाएगा 2/4 इक्वल टू 1/2, फिर b1/b2 जिसकी जिसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम देखें यदि तो सारा रिलेशन जो है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का, कहीं ये दोनों आपस में इक्वल टू नॉट इक्वल टू होंगे, कहीं ये दोनों आपस में इक्वल टू और नॉट इक्वल टू होंगे। तो पहले सारे चीज़ फाइंड कर लेते हैं, और इससे भी पहला स्टेप है ना कि हम पहले a1 क्या है b1 क्या है, ये तो हमें पता है, डायरेक्टली हम लिख ले रहे हैं। लेकिन जब तुम एग्जाम में लिखोगे तो इससे भी पहले ना तुम ये काम करोगे, इससे भी पहले, क्योंकि एग्ज़ाम में थोड़ा दिखाना पड़ता है कि हाँ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, वरना वो समझते नहीं हैं। तो तुम a1 इक्वल टू लिख दो, a2 इक्वल टू लिख दो, है ना, फिर b1 इक्वल टू लिख दो, b2 इक्वल टू लिख दो, c1 इक्वल टू लिख दो, c2 इक्वल टू। यहाँ से a1 2 हो जाएगा, a2 4 हो जाएगा, b1 तुम लिखो 1, b2 लिखो 2, c1 लिखो 3, c2 लिखो 6, इस तरीके से। उसके बाद फिर अलग से a1 a2 फाइंड करो, उसके बाद तुम अलग से क्या करो, a1 a2 फाइंड करो। तो b1/b2 भी 1/2 है, c1/c2 तुम फाइंड करो तो 3/6 इट इज ऑल्सो 1/2। तो यहाँ से तुम अब फाइनली बोल सकते हो यहाँ से कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो hence the given pair of
लीनियर इक्वेशन इज क्या बोल सकते हैं यहाँ से, तीनों ही इक्वल है, तो भाई सॉल्यूशन आएगा इन्फिनाइटली, दैट इज पैरेलल तो नहीं हुआ, कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट मतलब क्या हो, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लाई कर गया। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लाई कर गया, यानी पैरेलल है एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमसे कोइंसिडेंट और पैरेलल के, सॉरी पैरेलल नहीं बोलेंगे, कोइंसिडेंट है। ठीक है, ठीक है जी, तो कोइंसिडेंट हो गया इसका तो इस तरीके से जनरल सॉल्यूशन को देखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, डिटरमाइन ग्राफिकली द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल द इक्वेशन हुज साइड्स आर दिस। देखो ये कुछ नहीं बोल रहा है, काफ़ी समझने की कोशिश करना। ये बोल रहा है कि ये यदि तुम ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है, इसका यदि ग्राफ प्लॉट करिए तो मान के चलो कि कुछ हमें इस तरीके से बनता हुआ, अभी एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो लाइन है ना कुछ इस तरीके से पास हुआ, फिर ये जो सेकंड वाला लाइन है कुछ इधर से पास हुआ, और जो थर्ड वाला लाइन है ना कुछ इधर से पास हुआ। ठीक है, अभी हम मतलब एग्जैक्ट ये नहीं है, तो हमें 3 कॉर्नर मिलेंगे 3 कॉर्नर। ये कॉर्नर क्या करना है, डिटरमाइन ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल द इक्वेशन, ये यही तो फाइंड करना है, ये कितना होगा। मान लो कि ये ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है। तो जब ये वाला वर्टेक्सेस ए जैसे फाइंड करना पड़ेगा, हमें इस लाइन के इक्वेशन को और इस लाइन के इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, आपस में सॉल्व करना पड़ेगा, जिस तरीके से लीन। अब यहाँ से सॉल्विंग हमारा स्टार्ट हो गया, किसका सॉल्विंग, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल एक्स वाई फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तब जाके हमें एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई ही फाइंड करना पड़ेगा। ठीक, जैसे फिर बी है तो हम ये लाइन और ये लाइन को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा, सी के लिए इस लाइन को और इस लाइन को, जो पॉइंट जिससे लाइन के इंटरसेक्टिंग से बन रहा है, जो पॉइंट, हमें उस लाइन को सॉल्व करके उस पॉइंट को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक, तो हमें पॉइंट ए के लिए, जैसे कि हम, जैसे पॉइंट ए है, मान लो कि ये हम यहीं पे नेमिंग कर देते हैं, ये जो है हमारा पहला लाइन है, ये हमारा दूसरा लाइन है, और ये हमारा तीसरा लाइन है। तो इसके लिए ग्राफ भी क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सही से बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ भी सही से हम बना लेते हैं। तो ग्राफ सही तरीके से बनाने के लिए हमें पहले कहाँ जाना पड़ेगा, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से करेंगे हम, एक्स वाई है, एक बार एक्स को 0 पुट करेंगे, एक बार वाई को, पहले वाले के लिए। तो एक्स 0 पुट करोगे तो वाई इक्वल टू 4, और y 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू -8। ये किसके लिए आया, पहले वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए देखो, तो x 0 पुट करो दूसरे में तो y इक्वल टू 14/5, और y पुट करो तो x इक्वल टू -14। ठीक है, ये आया दूसरे के लिए। तीसरे के लिए x 0 पुट करो, एक बार y 0 पुट करो, तो x 0 पुट करोगे तो y इक्वल टू 1, दूसरे में y 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू -1/2। ये आया तीसरे के लिए। अब हम इस पॉइंट को अपने नंबर लाइन पर ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो पहले वाले लाइन के लिए, ठीक ना, तो एक 0,4 है। अब यहाँ से पॉइंट निकाल लो, तो पॉइंट हमारा 0,4 है, और एक पॉइंट जो है -8,0 है। तो इन दोनों पॉइंट को इसमें प्लॉट करेंगे। ठीक, ये पॉइंट है। फिर यहाँ पे पॉइंट जो आएगा 0,14/5 है, और दूसरा जो पॉइंट है -14,0 है। इसको पॉइंट को इसमें प्लॉट करेंगे, उसके बाद लाइन को ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे एक पॉइंट आया 0,1, और दूसरा पॉइंट आया -1/2,0। तो इस पॉइंट को क्या करेंगे, पहले तो पहले वाले पॉइंट को 0,4, तो 0 कहीं इधर होगा, और y में 4 चाहिए, तो हम 1, थोड़ा ग्राफ हम बड़ा बनाते हैं, ठीक ना।
ठीक है। अब जैसे कि यहाँ 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरीके से 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये नहीं समझना कि हम यदि मान चल नहीं हो पाए, एक तरीका समझो किस तरीके से हम प्लॉट करते हैं ग्राफ को। ठीक है, हो सकता है कोई पॉइंट एडजस्ट नहीं हो पाए मेरे से। तो फर्स्ट 0,4, तो यहाँ 0 है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो वाई में 4 जाना है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आया ये पॉइंट, इसको कलर चेंज करते हैं, तो 0,4 यहाँ पे आया। ठीक, दूसरा पॉइंट है -8,0, तो एक्स में -8, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 कहीं इधर है, तो -8,0, तो ये यहाँ पे पॉइंट आया। ठीक है, तो इस लाइन को यदि हम ज्वाइन करेंगे, ठीक ना, इस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो हमें पहला वाला लाइन मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम ज्वाइन किए तो हमें क्या मिला पता है, हमें इक्वेशन 1 मिला, ये वाला जो 2y - 8, ये इक्वेशन मिला। तो यहाँ हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये जो है हमारा पहला वाला इक्वेशन है। अब दूसरे के तरफ चलते हैं, तो 0,14/5, 14/5 क्या है, ऑलमोस्ट 5 2 या 10, 2 पॉइंट समथिंग है, 2.8, 0,2.8 है ना, 5 2 या 10, ठीक है, 2.8, तो 0, एक्स में 0 है, वाई में 2.8, तो कहीं 1 2 कहीं इधर 2.3 के आसपास, तो ये रहा। ठीक है जी, -14,0, एक्स में -14, तो 1 2, तो एक तो यहाँ पॉइंट है, दूसरा है 1 2 3, एक्स में -14 है, और भाई तो इधर जाएगा कहीं, तो मान के चलो कहीं इधर आ गया वो वाला, इसको हम ना रेड कलर से कर देते हैं। तो कहीं 8 इधर आया है, तो 14 वाला कहीं तो और इधर आएगा, ये यहाँ पे आया हमारा -14, -14,0 कहीं इधर आया। अब इस लाइन को ज्वाइन करेंगे हम। ठीक है, इस लाइन को ज्वाइन करेंगे किसके साथ, इस पॉइंट के साथ। ये हो गया, हमें मिल गया। ठीक है, दूसरा लाइन, तो ये हमारे पास कौन सा लाइन है, ये हमारा दूसरा लाइन है। थर्ड लाइन की तरफ चलते हैं। थर्ड लाइन में 0,1 है, तो एक्स में 0 है, वाई में 1 है, ये वाला है। और दूसरा पॉइंट -1/2,0, तो एक्स में -1/2 कहीं इधर है। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करेंगे हम येलो कलर से, तो कुछ इस तरीके से क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। तो अब यहाँ ट्रेंगल फॉर्म होते हुए दिखा किसी को, ट्रेंगल फॉर्म हो गया। ट्रेंगल फॉर्म हुआ, उसका पॉइंट कहाँ कहाँ आया ट्रेंगल का, तो उस ट्रेंगल का पॉइंट एक आया यहाँ पे, कॉर्नर कहाँ कहाँ आया, यहाँ पे आया, और एक कॉर्नर यहाँ पे आया ट्रेंगल का। तो 3 कॉर्नर, तो तीनों का नाम दे देते हैं, जैसे ए बी सी, ये ट्रेंगल बनाना, ये वाला, ये ए बी सी फाइंड करना है। तो ए बी सी, तो ए जैसे कि ये वाला हमारा थर्ड लाइन है, ये जो है हमारा ये थर्ड लाइन है। तो सी चाहिए हमें, तो ये येलो वाला लाइन और पिंक ये पर्पल वाला लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा आपस में, पिंक वाले लाइन को। पॉइंट ए चाहिए, तो पिंक वाले और ग्रीन वाले लाइन को सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास सॉल्विंग का कुछ, अब ग्राफ तो हम ड्रॉ कर लिए, ठीक है, ग्राफ हम ड्रॉ कर लिए, अब हमें सॉल्व करना है। तो एक चीज़ लेकिन हमसे बोला क्या है क्वेश्चन में, तुम ग्राफिकली डिटरमाइन करो। क्या करना है, डिटरमाइन ग्राफिकली, सॉरी, हमें क्या बोला गया है, ग्राफिकली डिटरमाइन करने के लिए दिख रहा है क्वेश्चन में, डिटरमाइन ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। यदि तुम इसे ग्राफ पर ड्रॉ करते ना, तो कुछ तो तुमको इस तरीके से आ जाता। ठीक है, तो तुम अपना एक्स वाई
प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम अभी के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे तो समझ गए तुम किस तरीके से करना है इसको सॉल्व, है ना। नीचे वाला देखो क्या है, सो ग्राफिकली द सिस्टम लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, जब तुम इसको ग्राफ पर ड्रॉ करोगे ना, तो ये दोनों कहीं कट करता हुआ नहीं दिखेगा तुम्हें, कितना भी एक्सटेंड कर लो, ठीक है, कितना भी एक्सटेंड कर लोगे तुम्हें कहीं कट होते हुए नहीं दिखेगा। तो यहाँ से तुम्हें शो कर देना है कि ये पैरेलल हो जाएगा। तो ये ग्राफ का क्वेश्चन था, सिंपल था, कर लेना। नेक्स्ट 9, फॉर उत्तराखंड फ्लड विक्टिम्स टू सेक्शन ए सेक्शन बी ऑफ क्लास 10 contribute rupees 1500. If the contribution of 10A was 100 less than the 10B, find graphically the amount contribution by both the section. काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, उत्तराखंड फ्लड में विक्टिम्स को दो सेक्शन ए क्लास 10th का जो है ए और बी मिल के 1500 रुपये कंट्रीब्यूट किया, यानी कि टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना किया गया 1500 रुपये का। किसके किसके द्वारा मिल करके, दो 10A और 10B के द्वारा मिल करके, 10A और 10B ने मिलकर इतने रुपए दिए, यानी कि मान लेते हैं 10A टोटल x रुपये दिया होगा, 10B टोटल y रुपये दिया होगा, क्या, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू दोनों ने मिलकर दे दिया 1500 रुपये। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। दूसरे इक्वेशन के ऊपर चलो, क्या बोल रहा है, इफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ 10A वाज 100 लेस देन 10B, यानी कि 10A जो है B से 100 रुपये कम दिया है, ठीक है ना। 10A क्या कर रहा है कि 10A, ठीक ना, 10B से 10B से 100 रुपीज कम दिया है, क्या कहना, मतलब समझ में क्या आ रहा है कि 10B 100 रुपये ज़्यादा दिया है, ठीक है। इसका मतलब तो यही हुआ, इसका मतलब यही ना कि 10B जो है 100 रुपये ज़्यादा दिया है, यानी कि 10B में से माइनस करेंगे 10A को तो हमें 100 रुपये मिल जाएगा। क्या कह रहे हो, यहाँ तक क्लियर है। और 10B हमारा क्या था, y माइनस x इक्वल टू 100। ये हमारा इक्वेशन 2। 1 और 2 को यहाँ सॉल्व करने जाएंगे हम। कहाँ से जाएंगे सॉल्व, ग्राफिकल मेथड बोला है, तो ग्राफिकल हम ग्राफ ड्रॉ करना तो बता दिए किस तरीके से करना है। ज़्यादा पॉइंट के चक्कर में भी नहीं पड़ना है, सीधा एक को 0 पुट करो, दूसरे को दूसरा वाला मिल जाएगा, फिर दूसरे को 0 पुट करो, फिर पहला वाला मिल जाएगा, उसके बाद लाइन से ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो दो इक्वेशन, और तुम डायरेक्टली सॉल्व करके चेक भी कर सकते हो कि जो ग्राफ से तुम्हारा आंसर आ रहा है क्या वो सही आ रहा है कि नहीं। तो ग्राफिकल बाकी आगे अपना देख लो, एक्स वाई अपना तुम पॉइंट निकालना, एक को 0 पुट कर दो, फिर वाई को 0 पुट करो, ठीक। उसके बाद तुम ग्राफ को क्या करो, प्लॉट कर दो। तो प्लॉट करोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, कहीं कट करता हुआ, फिर यहाँ से तुम एक्स वाई पॉइंट अपना निकाल लेना, ठीक है। इस तरीके से कर लेना सॉल्व, क्योंकि ग्राफिकल है, ग्राफिकल में उतना ये नहीं करना है, बाकी प्रैक्टिस कर लेना। हम तो बता दिए, एक क्वेश्चन काफ़ी है ग्राफिकल में बता दिए, हाँ। लेकिन ग्राफिकल में 100% गारंटी है कि क्वेश्चन आता है, ग्राफिकल के क्वेश्चन आते हैं। तो हम यहाँ यदि बताएंगे तो डाटा इधर उधर हो जाता है, ठीक है। लेकिन चलो इसको बता देते हैं ताकि इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे नहीं जाने देंगे, बता ही देते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ समझाने के लिए था। हमें 2 पॉइंट मिला, एक मिला y माइनस एक्स वाला, ठीक है ना, दूसरा क्या मिला y माइनस एक्स इक्वल टू 100, ठीक है। ये हमारे पास आया इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको भी इरेज करते हैं, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है इन्फॉर्मेशन, हमारे पास बस काम का यही 2 इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसमें से भी इक्वेशन 1 को ना, ये 2 वाले को ना, टू वाले को इधर रखते हैं अभी, ठीक है। 1 वाले के लिए सॉल्व करो, एक्स वाई निकालो, तो x को एक बार 0 पुट करते हैं तो y क्या आ जाएगा, 1500 ही आ जाएगा, ठीक है। और y को इस बार ना, फिर y को 0 पुट करो तो x हमारा 1500 आएगा,
कोई दिक्कत नहीं। फिर वही काम इसके लिए करो, एक्स वाई, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, तो x को 0 पुट करोगे तो y 100 और y को 0 पुट करोगे तो x जाएगा -100। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। तो अब हमें क्या करना है, सीधे ग्राफ पर आना है। अब हमें सीधे इधर उधर की बात छोड़ देनी है और डायरेक्ट ग्राफ के ऊपर आनी है और ग्राफ को समझनी है। ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। पॉइंट प्लॉट कर लो पहले। यहाँ से हमें 2 पॉइंट मिला, कौन कौन, तो 0, 1500 और दूसरा 1500, 0। यहाँ से मिला 0, 100 और दूसरा मिला -100, 0। देखो तो यहाँ 100 और 1500 है, तो हम क्या करते हैं ना कि 200, 400, 600 ऐसे लेते हैं, ठीक ना, इस तरीके से लेते हैं एक 100 का गैप पे। तो यहाँ ले लेते हैं 200, थोड़ा गैप देते हैं क्योंकि x में इधर 100 है, इधर 1500 है, ठीक है। तो 200, 400, इसको और एक्सटेंड करना पड़ेगा। सौ, 400, छः सौ, अरे भाई ये हो गया 200, ये हो गया 400, 600, 800, 1000, ठीक है। ये हो जाएगा फिर 1200, 1400, 1600, ठीक है। फिर वही वाई में देखो, वाई में भी जाना पड़ेगा वहाँ तक। तो 200, 400, 600, 800, 1000, 1200। इसको ना थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, 1200, 1400, 1600, ठीक है। बाकी भाई निगेटिव में इधर 100 चाहिए तो इधर चलो ना, 200 हो गया, 400 एक्स में तो ठीक है, 600, इधर माइनस में भी चाहिए तो 200, ठीक है ना। पॉइंट, अब पॉइंट को ड्रॉ कर लेते हैं, पॉइंट ही मेन है हमारे पास। पॉइंट ड्रॉ करो, पहला 0, 1500, तो एक्स में 0, वाई में 1500 जाओ, तो ये देखो बीचों बीच आएगा। ये कौन सा पॉइंट है, 0, 1500, ठीक है। दूसरा है 1500, 0, एक्स पे 1500, वाई पे 0, तो ये कौन सा पॉइंट है भाई, 1500, 0। तो इसको ज्वाइन कर दो, तुम्हें एक लाइन मिल जाएगा। इसको जब तुम ज्वाइन करोगे तो तुम्हें एक लाइन मिल गया, रेडी। इसको ज्वाइन कर दिए, एक लाइन मिल गया हमें। और ये कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन, कौन सा लाइन है ये लाइन है x + y = 1500। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। दूसरे पॉइंट की तरफ चलो तो 0, 100, x में 0, y में 100, कहीं इधर होगा। ये कौन सा पॉइंट है, 0, 100। दूसरा है -100, -100, -100, कहीं इधर आएगा। ये सभी माइनस में, ठीक है ना। तो -100, कहीं इधर आएगा। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तुम्हें लाइन मिल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। हो गया ज्वाइन। तो ये वाला लाइन कौन सा है भाई, ये जो लाइन है, ये वाला लाइन हमें कौन सा मिला, y - x = 100।
अब हमसे क्या पूछ रहा है कि बताओ कि अमाउंट कंट्रीब्यूशन बाय बोथ सेक्शन, दोनों सेक्शन से कितने अमाउंट कंट्रीब्यूशन हुए हैं। अच्छा, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें क्या देगा, एक्स वाई देगा, और हमें एक्स वाई ही चाहिए ना। तो ये पॉइंट हमें क्या मिलेगा यहाँ से, देखो यदि ग्राफ पे हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ हमें तो यहाँ से नहीं पता चल रहा है, लेकिन ग्राफ पे जब तुम ड्रॉ करोगे तो यहाँ से तुम्हें दो वैल्यू मिलेगा, यहाँ से तुम्हें दो वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और ये बीचों बीच आएगा, ठीक ना, तो ये 700 हो जाएगा और ये 800 पर आएगा, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना। तो यहाँ से तुम्हें 700 का मैं तुम ड्रॉ करोगे ग्राफ पेपर पे तुम ड्रॉ करके इसको चेक करना, 800 आएगा। तो यहाँ से इसका मतलब कि तुम्हें x इक्वल टू मिल गया 700 और y इक्वल टू मिल गया 800, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भाई 2 सेक्शन है और हर सेक्शन से कितने कंट्रीब्यूशन आया है, देख लो, ठीक है ना। तो हम क्या माने थे, हम स्टार्टिंग में ही माने थे कि x से a जो है, ये जो a है ये x कंट्रीब्यूट किया है, b जो है y कंट्रीब्यूट किया है। तो x हमें कितना कंट्रीब्यूट किया 700, y हमें यानी कि y मतलब सेक्शन b कितना कंट्रीब्यूट किया 800। तो यहाँ से लिख सकते हो, इनिशियली यहाँ पे तुम लेट कर लेना, ठीक ना, लेट कंट्रीब्यूशन बाय सेक्शन a इज x एंड यही करके बाय सेक्शन b इज y, इस तरीके से करके। और फाइनली तुम लिख लेना कि जो कंट्रीब्यूशन है वो ए के द्वारा, सेक्शन ए के द्वारा वो 700 है, सेक्शन बी के द्वारा 800 है। तो ये किसके द्वारा है, सेक्शन ए और ये सेक्शन बी। इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। ये देखो 3 लाइन्स आर इनक्लोजिंग अ ब्यूटीफुल ट्रायंगुलर पार्क, फिर से वही कहानी है, 3 साइड दे दिया है, ट्रायंगल बन रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ग्राफिकली फाइंड करना है, एरिया भी फाइंड करना है। तो देखो ये कोई मतलब कि उतना क्वेश्चन नहीं है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी जिस तरीके से हम किए हैं, तो जब तुम ड्रॉ करोगे इसका ग्राफ, ठीक है, तो उस तरीके से तुम्हें ग्राफ आएगा कि तुम इजीली उसका एरिया भी फाइंड कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला लगा के, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तुम चेक करना, ठीक है। ये 100% श्योर है, जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ग्राफ कुछ उस तरीके से आएगा कि तुम इस फॉर्मूला से ट्रायंगल का एरिया इजीली फाइंड कर पाओगे, ठीक है, वरना ये क्वेश्चन नहीं देता, ठीक ना। तो ग्राफ मेरे को लगता है कुछ इस तरीके से आएगा देख करके, ठीक ना, इस तरीके से, या एक एक्सिस पर ही कहीं नहीं कट कर दे इधर, ठीक है, मेरे को लग रहा है ऐसा कुछ इधर कट करेगा इस तरीके से, ठीक ना। इजीली तुम यहाँ से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा लोगे, तो सॉल्व कर लेना इसको, और तुम्हें ये पता चल गया है क्योंकि ऑलरेडी हम इसको सॉल्व किए, हमें दिया था एक क्वेश्चन शुरू में स्टार्टिंग में ही, क्योंकि x इक्वल टू 0 है एक, तो अपना देख लेना है, ये तो यही हो जाएगा हमें, ठीक ना। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, सेट द रीजन बाउंडेड बाय लाइन एंड वाई एक्सिस। जो लाइन है और वाई एक्सिस से जो एरिया रीजन बाउंड होगा उसको हमें सेट भी करना है। तो ग्राफ का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, देख लेना, क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चन 2 फिक्स रहता है, एक तो स्पेशली लॉन्ग वाला में, एक कभी कभी शॉर्ट वाला में भी मोस्ट प्रोबेबली कभी कभी डाल देता है, लेकिन ये वाला 100% फिक्स रहता है। लॉन्ग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सॉल्विंग वाला में आता है 4 या 6 नंबर में आ जाता, 4 नंबर में ही आता है। तो 4 मार्क्स का, 4 या 3 मार्क्स का, यही ये 100% गारंटी है। इसका गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए तुम, तो हम बता ही दिए, इसका पॉइंट निकालो, x0 y0 पुट करके इसका कुछ पॉइंट फाइंड करो। जरूरी नहीं है कि 0 और 0 ही फाइंड करके तुम पुट करके निकालो, तुम्हें जो इच्छा करे। 2 पॉइंट से नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है तो 3-4 पॉइंट निकाल लो उसके, ताकि तुम इजीली उसका क्या कर सको, प्लॉट कर सको। प्लॉट करो पॉइंट पहले, फिर पॉइंट को ज्वाइन कर दो, लाइन मिलेगा तुम्हें, फिर दूसरे वाले के लिए भी कुछ ऐसा करो, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि लाइन और ये, तो ये एक लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, और वाई एक्सिस, तो ये वाला एरिया, तो इस तरीके से लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
ठीक है, तो इसको ट्राई कर लेना, क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चन अब इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, देखो टोट बहुत ग्राफिकल क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना, ये सारे PYQ हैं। ये सारे क्वेश्चन क्या है, ऐसा नहीं कि हम जानबूझ कर ये उतारे, तुम्हें दिखाने के लिए लाए हैं कि देखो ग्राफिकल क्वेश्चन का, क्योंकि जिसका सीओ शॉट है आने का, तो उसका प्रैक्टिस करना तो बनता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि क्वेश्चन आएगा, तो इसका प्रैक्टिस जमकर करो। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, फाइंड द ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ दिस इजी है। ग्राफिकल बोल रहा है, तो हमें स्टार्टिंग में तुम्हें क्या बोलते हैं, 4 तरीके से सॉल्व होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहला ग्राफिकल था, दूसरा क्या था, सब्स्टिट्यूशन, फिर एलिमिनेशन, और क्या था, ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, और क्या था भाई, और तो मेरे को नहीं लगता है कुछ था। ठीक ना, तो यही 3 थे। चौथा तो वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला आता है, तो उसका इधर कोई काम नहीं है। तो ये तो हम देख लिए, अब देखना रह गया 2 सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, तो वो भी आगे हो सकता है आएगा। तो देख लो ग्राफिकल है, वो अपना कुछ करने वाला नहीं है उतना। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ linear equation, find the ratio of area of the two triangle formed by line x equal to 0, y equal to 0 and the second line x equal to 0, y equal to 0। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। हालांकि कॉन्सेप्ट इसमें भी सेम है, जो कॉन्सेप्ट अभी तक हम देख कर आए हैं पीछे, सेम कॉन्सेप्ट का यूज करना है इधर भी। ठीक है ना, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग टाइप में आ गया। ठीक ना, ये लॉन्ग टाइप में आ गया, तो स्टार्ट करो। तो इनिशियली हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें इनका पॉइंट निकालना पड़ेगा कुछ, ताकि उस कुछ पॉइंट को हम क्या करें, प्लॉट करें ग्राफ में, और उसके बाद ज्वाइन करके पॉइंट को हम लाइन ड्रॉ करें। लाइन ड्रॉ करेंगे तभी तो हम रीजन डिसाइड कर पाएंगे कि किस ट्रेंगल, कहाँ ट्रेंगल फॉर्म हो रहा है या नहीं फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो 2 इक्वेशन हमें दे रखा है। तो पहला है x प्लस 3y इक्वल टू 6, और दूसरा इक्वेशन हमें दे रखा है क्या चीज़, तो पहले इसका फाइंड कर लो। तो एक बार x को 0, मेरा क्योंकि हमें इजी लगता है ये, तो इसलिए हम यही करते हैं, कैलकुलेटिव भी नहीं उतना। तो x 0 पुट करो। हाँ, ये हो सकता है कभी हम फंस जाएंगे, मान के चलो कि हम छोटा सा ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इधर वाला पॉइंट नहीं आ गया, कहीं इधर दूर का पॉइंट, या कहीं इधर का पॉइंट आए, फिर इधर का पॉइंट आए, लंबा सा। छोटा सा करेंगे तो हो सकता है कहीं इधर में काम हो जाए हमें, मतलब कि लाइन तो यही होगा ड्रॉ, लेकिन हो सकता है पॉइंट काफ़ी लंबा हो, ऐसे कहीं बीच का पॉइंट मिल जाए हमें, तो काम हो जाता है इसलिए। एक्स 0 तो वाई क्या हो जाएगा 2, और वाई 0 तो एक्स 6, तो इसलिए हो गया ये। वही यदि यहाँ पे 2 4x को पुट करने जाते तो हमें सॉल्व करना पड़ता। फिर देखो दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। x 0 पुट करो तो y इक्वल टू -4, और y 0 पुट करो तो x इक्वल टू 6। इस तरीके से हम पॉइंट निकाल लिए। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट था हमारा, ये 2 था। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना रह गया, तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस रहा, ये वाई एक्सिस रहा। 0,2, तो एक्स में 0, वाई में 2, तो यहाँ मान लो 1 है, यहाँ मान लो 2 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट 6,0, तो एक्स में 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये वाला पॉइंट। अब लाइन को ज्वाइन कर दो।
ठीक है, तो ये लाइन मिला हमें। दूसरे पॉइंट को 0, -4, एक्स में 0 वाई में -4, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट 6, 0, तो यही आया। तो इसका भी ड्रॉ कर देते हैं रेड कलर से। समझ में आ रहा है ना किस तरीके से करता है। अच्छा, पॉइंट का नाम भी लिख दो। ये पॉइंट क्या आया था, 6, 0। देखो दोनों में 6, 0 कॉमन है। इसका नाम देते हैं कोई पॉइंट पी। इसका नाम दे देते हैं ये ए, तो ए कौन सा है, 0, 2। और इसका नाम दे देते हैं बी, ये कौन सा पॉइंट है, 0, -4। ठीक है, तो क्वेश्चन के ऊपर अब आते हैं। अब तो काम हो गया, बेसिक काम जो एक क्वेश्चन में ग्राफ वाला में करना होता है वो तो हम कर चुके हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रेशियो फाइंड करना है एरिया का ट्रेंगल। दो ट्रेंगल फॉर्म हो रहे हैं, दो ट्रेंगल फॉर्म हो रहे हैं। देखते हैं भाई किस किस दो ट्रेंगल की बात कर रहा है। तो फर्स्ट बोल रहा है कि जो लाइन है, एक तो लाइन लेना है, और एक जो लाइन होगा ना वो x = 0, यानी x = 0 कौन सी लाइन होती है, x = 0 पर, x = 0 पे ये लाइन होती है ना। जैसे x = 4 तो ये लाइन, y x = 3 तो ये लाइन, जैसे सॉरी x = -2 तो ये, मतलब y एक्सिस के पैरेलल सिंपली समझ लो। ठीक है, तो x = 0 वाली लाइन, तो वो लाइन लेना है, और एक y = 0, यानी कि y = 0 का लाइन कौन सा होता है, ये है। तो y = 0 ये होता है। ठीक है, y = 1 ये होता है, y = 2 ये होता है। उसी तरीके से x = 0 ये होता है, x = 1 ये होता है, x = 2 ये होता है, x = 3 ये लाइन होता है। तो यहाँ समझ में आ गया होगा अब तक कि किस लाइन की बात हम कर रहे हैं। तो देखो, तो फर्स्ट वाला समझते हैं पहले। कौन सा बोल, एक कोई लाइन लो और बोल रहा है x = 0। तो लाइन तो अभी हम कंफर्म नहीं है, क्योंकि एक लाइन तो ये भी हो सकता है ये वाला, या फिर एक लाइन ये भी हो सकता है। तो पहले नेक्स्ट देखते हैं कि x = 0 और y = 0। तो x = 0 लाइन कौन सा होगा, ये वाला होगा। ओ सॉरी, ये लाइन होगा x = 0 वाला। ठीक है, अच्छा जी, y = 0 वाला, ये लाइन होगा। तो अब समझ में आ गया कि कोई एक लाइन लो। हम तो लाइन, क्योंकि हमें दो ट्रेंगल चाहिए, तो दो ट्रेंगल तो दिख रहा है, एक ये वाला ट्रेंगल है, ये ऊपर वाला, और एक ये नीचे वाला ट्रेंगल। तो हम एक बार ये वाला लाइन ले लेंगे पर्पल वाला, एक बार रेड वाला लेके सॉल्व करेंगे। इसको और थोड़ी सी एक्सटेंड कर दो। ठीक है, तो क्योंकि दो ट्रेंगल चाहिए, तो एक ट्रेंगल कौन सा लेंगे हम, एक ट्रेंगल का एरिया ये हो गया, और दूसरे का एरिया ये होगा। दोनों का रेशियो ले लेना है एरिया फाइंड करके। तो अब इजी हो गया काफ़ी। तो इसको मान लेते हैं ट्रेंगल, इस ये तो ओरिजिन है। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए पी इक्वल टू हाफ इंटू बेस। तो ये बेस हो गया, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री हो रहा है ना। तो बेस कितना हो जाएगा, 6। लेंथ देखो 6 हो जाएगा, क्योंकि 6, 0 है ये पॉइंट। इंटू हाइट देखो ये 2 है, 2, तो इसका एरिया हो गया 6। और एरिया ऑफ ट्रेंगल बी ओ पी, तो हाफ इंटू बेस, इसका भी 6 है, हाइट इसका 4 है। -4 नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं। 4 है, तो ये 2 टाइम्स में, तो ये 12 हो गया इसका एरिया। अब दोनों की रेशियो लेनी है, तो दोनों का रेशियो लेना है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए पी बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ बी पी। अच्छा, नाम चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आखिर ट्रेंगल तो वही होगा ना। इक्वल टू 6/12, यानी कि 1/2। तो हेंस जो रेशियो पूछ रहा है क्वेश्चन में, रेशियो इज
1:2 आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन से मेरे को लगता है किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, यानी कि रूट किस तरीके से फाइंड करेंगे ग्राफ से, वो चीज़ भी समझ में आ गई। क्योंकि ग्राफ का जो यहाँ वैल्यू दिया था ना वो थोड़ा सही दिया था, जो हम ड्रॉ कर सकते हैं, समझा सकते हैं तुम्हें यहाँ पे इस स्क्रीन पे समझा सकते थे इजीली, ठीक है, उस तरीके का ग्राफ दिया था। ठीक, बाकी ग्राफ पेपर पे ऐसे हम चाहते तो ऑनलाइन तुमको करके किसी साइट से तुम्हें दिखा सकते थे, लेकिन वो तुम्हारा उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो तुम प्रोसेस समझ गए किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करना है, तुम स्टेप समझ गए तो काफ़ी है वो, ठीक है। स्टेप इज मोर इम्पोर्टेंट। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, भाई इसको कर लो, अब हम नहीं कर रहे हैं। ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द ग्राफ, इसका ड्रॉ करो पहले, उसके बाद इसके ऊपर आना है। क्या बोल रहा है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन फाउंड बाय द लाइन। रीजन सेट करना है, कुछ तो करना नहीं है, ठीक है। हम तो एरिया फाइंड कर दिए, ये तो तुम्हें रीजन ही फाइंड करना है। ये देखो, अ फादर इज 3 टाइम्स, ये टाइप के क्वेश्चन ना थोड़े आते हैं लॉजिकल वाले एमसीक्यू में, एमसीक्यू में और शॉर्ट में भी पूछ देता है 2 या 3 मार्क्स में। A father is 3 times as old as his son, एक फादर 3 टाइम्स ओल्ड है अपने सन से, ठीक है, इन 12 ईयर्स, ठीक है, इन 12 ईयर टाइम्स ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, द सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ द सन, फादर एंड द सन इज, सम फाइंड करना है। तो देखो कितना, देखो जिसका फाइंड करना होता है तो हम मान लेते हैं कि जो, यानी कि बेसिक, इसमें देखो बेसिक किससे रिलेट करके जा रहा है ये क्वेश्चन, तो यहाँ सन से रिलेट कर रहा है, सॉरी फादर से, फादर और सन दोनों है, ठीक ना। यहाँ बेसिक में ना फादर और सन दोनों है, तो मान लेते हैं कि फादर का जो है, देखो शॉर्ट में तो शॉर्ट में कर लो, फादर का जो एज है ना, फादर से एज जो है x है, और सन का जो एज है वो y है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि 3x इक्वल टू y, सॉरी 3x तो ओल्ड है, तो x इक्वल टू 3y हो जाएगा। बात समझ में आया, क्योंकि 3 गुना है, फादर जो है अपने सन से 3 गुना ज़्यादा है एज में, तो इक्वल कब होगा, जब सन के एज को 3 गुना कर दो। जैसे कहने का मतलब कि यदि ये भी फादर जो है, ठीक ना, 27 साल के हैं, तो यानी कि उसका चाइल्ड कितना है, 9 साल का, तो 3 गुने का अंतर है ना, 3 इंटू का। अब हम इसको इक्वल के फॉर्म में लिखना चाहे तो 27 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 इंटू 9 लिखेंगे ना। सन को एज को 3 गुना बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तब तो इक्वलिटी होल्ड करेगी, इसीलिए ये किया गया है, ठीक है। ठीक है जी, तो पहला इक्वेशन तो हमें ये मिल गया, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यहाँ से 2 वेरिएबल हमें देख भी लिए भाई। यदि हमें पता भी नहीं रहता कि ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, तो हम क्या बोले शुरू में, तुम्हें बेसिक देखना है क्वेश्चन कहाँ से उठ रहा है, तो हम पहले देखे भाई फादर हमें दिखा, तो फिर सन दिख, पहले सन दिखा तो सन के लिए बोले, फिर हम देखा कि फादर का भी कहीं ना कहीं हमें एज मानना पड़ेगा, वैसा है, वरना ऐसे थोड़ा मुश्किल होता फाइंड करना, कर लेंगे। लेकिन देखे कि भाई एक और इक्वेशन हमें दे रखा था, क्या चीज़, कि ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, तो हम 2 इक्वेशन मान सकते हैं, क्योंकि 2 हम वेरिएबल मान सकते हैं, क्योंकि हमें 2 इक्वेशन क्वेश्चन में बनता हुआ दिख रहा था। इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आगे हम यदि क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, ठीक है, तो उस क्वाड्रेटिक में भी मिलेगा, जिसमें हम एक ही वेरिएबल का यूज करके इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा, तो वहाँ क्वाड्रेटिक आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से एक ही से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हमें दिख रहा था 2 इक्वेशन, डेट वाई हम 2 वेरिएबल मान लिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, इन 12 ईयर्स टाइम ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, अपने सन के 2 गुना हो गया, तो 12 साल बाद, यानी कि x + 12 में 2 गुना हो गए,
अपने सन से। तो भाई ये 12 साल बाद तो सन का भी तो एज 12 साल मतलब बढ़ गया होगा। ठीक, तो यहाँ से x प्लस 12, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को सॉल्व कर देंगे 1 और 2 को, तो इसको थोड़े से और स्टैंडर्ड फॉर्म में कर ले तो प्लस 24। तो यहाँ से x माइनस 2y इक्वल टू 24 माइनस 12, तो x माइनस 2y इक्वल टू 12। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं थर्ड और इसको फर्स्ट। इसको थोड़े से और अच्छे से लिखते हैं तो x माइनस 3y इक्वल टू 0 भी बोल सकते हैं। अब हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं, पता है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन से भी अच्छा होता है एलिमिनेशन मेथड लगा दें। देखो यहाँ से हम एलिमिनेशन मेथड का कंसेप्ट बताने जा रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड का कंसेप्ट बताने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन से। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, x माइनस 3y इक्वल टू 0 और x माइनस 2y इक्वल टू 12। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है ना कि तुम किसी एक टर्म को यानी वेरिएबल के साथ जो आया है, या तो x वाले को या y वाले को किसी तरीके से काटने की कोशिश कर दो प्लस मल्टीप्लाई करके। अच्छा, जैसे देखो यहाँ x तो डायरेक्ट दिख रहा है, कटता हुआ दिख रहा है, तो हम माइनस कर देंगे दोनों को, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। देखो ये कट गया, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12। तो यहाँ से हमें y इक्वल टू 12। लेकिन यदि ये कटता हुआ नहीं दिखता हमें, ठीक है, यदि मान लो ये x और ये कटता हुआ नहीं दिख रहा है, तो मान के चलो कि यहाँ 2x वगैरह रहता है, तो हम जानते हो क्या करते हैं, हम इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते। देखो ऊपर में हमें 2x बन जाता, फिर माइनस 6y इक्वल टू 0। तब हम जाके यहाँ से देखो फिर काट सकते थे, तो क्योंकि ये इक्वल हो गया। तो किसी एक को मल्टीप्लाई करके, या हो सकता है दोनों में कभी मल्टीप्लाई करना पड़ जाए। जैसे हम चाहते हैं ना कि हम इसको नहीं करें इक्वल, एक्स वाले को हम इक्वल नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वाई वाला कटे। तो ऊपर में हमें क्या करना पड़ता है, 2 से, तभी तो 3 2 6 बनता, और नीचे में हमें 3 मल्टीप्लाई करना पड़ता, तभी जाकर 3 2 6 बनता। तो 6y ऊपर भी बनता है। अब देखो साइन भी सेम होना चाहिए था, क्योंकि जब माइनस करेंगे प्लस भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सब्सट्रैक्ट ही करेंगे, हम ऐड भी कर सकते हैं। यदि साइन उल्टा है तो इसलिए माइनस किए थे ताकि माइनस प्लस हो जाए। लेकिन साइन यदि एक प्लस रहा एक माइनस रहा, हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ताकि प्लस माइनस 0 हो जाएगा। तो प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, यानी कि अपने अकॉर्डिंग कहने का मतलब कि जिसको यदि प्लस करने से एक टर्म जो है एक्स वाई वेरिएबल वाला कैंसिल हो जाए तो प्लस करेंगे, यदि माइनस करने से कैंसिल हो तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ तो कैंसिल होता दिख रहा है, तो यहाँ माइनस करने पर कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस होगा, यहाँ माइनस किया तभी तो प्लस माइनस हुआ। ये -12 y इक्वल टू 12। अब जब एक वैल्यू हमें मिल गया तो किसी एक में ले जाके पटक दो, या तो इसमें या तो इसमें, किसी एक में जाके ले जाके पटक दो इस वैल्यू को, तो यानी x माइनस 3 इंटू इसमें ले जाते हैं क्योंकि इजी दिख रहा है, यानी x इक्वल टू 36। हमसे क्या पूछ रहा है कि सम बताओ फादर का और सन का एज का, तो 12 प्लस 36 दैट इज 48। ये क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एलिमिनेशन हम समझ लिए, यहाँ बोल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं ना कि किसी एक इक्वेशन से हम x का या फिर y का, किसी एक को, दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकालते हैं और इस वैल्यू को ले जाके हम दूसरे वाले इक्वेशन में पटक देते हैं, यही करता है बस। अब हमें जिससे सुविधा मिले निकालने वैल्यू, जिससे हम x या y का वैल्यू इजीली निकाल सकें, उसी से निकालते हैं और दूसरे वाले में उस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो हमारा वैल्यू क्या, तो हमारा इक्वेशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर या तो x में या y में वो वाला इक्वेशन कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दे रखा है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 14 दिया है हमें, और एक इक्वेशन दिया है x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ x हमें मतलब कि
बिना कोफिशिएंट के है, यानी कि जब यहाँ से हम x को निकालना चाहें तो हम कुछ 4y माइनस 7 लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन पहला है, ये दूसरा है जो क्वेश्चन में गिवन है, लिख सकते हैं यहाँ से। अब हम क्या करेंगे ना कि यहाँ से तो x इक्वल टू हमें मिल गया, यहाँ से x इक्वल टू ये मिला हमें। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस वैल्यू को लेकर के इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। क्यों पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करने पर हमारा पूरा इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, y में, और यहाँ से y हम इजीली फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से 3 इंटू एक्स की जगह पे 4y माइनस 7 प्लस 2y इक्वल टू 14। तो यहाँ से 12y माइनस 21 प्लस 2y इक्वल टू 14। यहाँ से 12y प्लस 2y 14y इक्वल्स टू 14 प्लस 21, दैट इज ये 5 है, 35 इक्वल टू 14y। यहाँ से हम y इक्वल टू, यहाँ से y इक्वल टू क्या लिख देंगे, 35/14, 7 2 जा 14, 7 5 जा 15, y इक्वल टू 7 5 जा 35, तो 5/2। यहाँ से हमें मिल गया y का वैल्यू। अब जब y के वैल्यू मिल गया तो हम इस y के वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, या फिर जहाँ से हम x निकाले थे यहाँ पुट कर दो। तो कहीं पुट, क्योंकि ये वाला जो इक्वेशन आया है ये तो इसी से आया हुआ है ना, तो यहाँ कंफ्यूजिंग होगा। हम सिंपल ये समझो कि या तो जो y के वैल्यू है या इक्वेशन 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, हमें x मिल जाएगा। तो किसी एक में पुट करते हैं, ठीक है, सेकंड वाला में ही पुट करते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, जिसमें हमें अच्छा लगे। हमें दिख रहा है कि सेकंड वाले में पुट करेंगे तो कैलकुलेशन कम होगा, ठीक है, ऐसे किसी में पुट करेंगे वैल्यू सेम आएगा। तो x माइनस 4 इंटू 5/2 प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो x माइनस 10 प्लस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10 माइनस 7, x इक्वल टू 3, ठीक है। x y हम इजिली फाइंड कर लिए, x और y हम क्या कर लिए, इजिली फाइंड कर लिए। अब हम तुम्हें सेकंड इस वैल्यू को ना दूसरे में भी पुट करके दिखा देते हैं। देखो यहाँ क्या किया, पुट किए इक्वेशन 1 में। यहाँ हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, सॉरी यहाँ तो इक्वेशन 2 में पुट किए थे, इक्वेशन 1 में यहाँ पुट करते हैं। यहाँ इक्वेशन 2 था, यहाँ 1 में पुट करते हैं, ठीक। तो 3x प्लस 2 इंटू 5/2, ठीक है, इक्वल टू 14। यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया। 3x इक्वल टू 14 माइनस 5, तो 3x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 3। यहाँ से भी क्या आया, सेम वैल्यू आया x का। तो वैसे ही जहाँ से हमें लगे कि इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, इजीली प्रोसीड कर सकते हैं, वहीं से वैल्यू उठाएंगे, दूसरे में पटक देंगे। तो इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। किसी एक से x या y निकालो, दूसरे में उस वैल्यू को पुट करो, ये होता है सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरे के जगह पे किसी और वैल्यू को, ठीक है। नाम से ही क्लियर होता है ये, ठीक है। यहाँ से हम x और y फाइंड कर लिए। सॉल्व करने का मतलब वही हुआ है कि x y फाइंड कर लो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 19। तो आई थिंक कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, ठीक है। तो इसका हम लोग पार्ट 2 से प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो उसमें सिर्फ क्वेश्चन होंगे और जो भी कॉन्सेप्ट होगा क्वेश्चन से रिलेटेड वही सारा होगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा तो तुम्हें भी कंफर्टेबल नहीं होगा देखने में। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।